सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ 1931 की मार्च की उस एक काली रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज सरकार पकड़कर जेल ले जाते हैं और उसको मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करवाना चाहता था और अंग्रेज भारत को कभी भी आज़ाद होता हुआ देखना नहीं चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को आज़ादी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां उसे मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, उस रात का चारों ओर का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही गहरा काला था और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच, जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत हो रही थी, वो आखिरी मुलाकात हो रही थी, जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। यह बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता और साहस और एक जवान बेटे का बलिदान की संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उन्हें उस कोठरी की तरफ लेकर गया जहाँ पर इस नवयुवक को रखा गया था। ये नवयुवक अपनी माता जी को देखकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इस नवयुवक की क्रांतिकारी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई अपनी माँ को देखकर, जिससे उसकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता है कि बेटे को फांसी होना निश्चित है, और बेटे को भी ये पता है कि माँ को पता है कि मुझे फांसी होना निश्चित है। वो नवयुवक मुस्कुराते हुए बोलता है कि माँ, आप आई, मुझे पता था कि आप आएगी। माँ ने आंसू भरी आंखों से बेटे को कहा कि बेटा, तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी हो, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे पता है कि मेरा ये निर्णय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है, और आज वही दिन। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि बेटा, कोई भी माँ अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहती, पर तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के बिना कैसे रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूंगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है, कैसे मैं इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी जिन हाथों से मैंने बचपन में तुझे खाना खिलाया। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी के चीरते हुए कहता है, हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए, मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाए। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आज़ाद करेगा, और मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, जिसमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। इसलिए माँ, मेरा बलिदान बेकार नहीं जाए। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना उन्होंने कभी कबूल नहीं किया। ऐसे कई नाम है इतिहास में, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, अफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। नाम अगर मैं बोलता रहूंगा तो कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होंगे। आज जिस आबो हवा में हम खुले सांस ले रहे हैं, उसके लिए ना जाने कितने आजादी के दीवानों ने इस आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी सांसें छोड़ दी है, उसकी कोई गिनती नहीं। यह आजादी हमें दान में नहीं मिली है, बल्कि हमारे इस देश के कई वीरों ने अपना खून देकर कमाई
है। यह आज़ादी हमें विरासत में यूं ही नहीं मिली है, ना जाने कितनी माओं का दामन सुना हुआ है। आज़ादी के आंदोलन का वो दौर था जब लोगों की मूलभूत ज़रूरत रोटी, कपड़ा और ये मकान नहीं होती थी, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना ये हुआ करती थी। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपने जीवन में अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने का प्राण ले रखा था, अंग्रेजों की लड़ाई में जब यह लगा कि उनकी गोलियां खत्म होने वाली है तो आखिरी गोली को अपने सर पे लगाना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सरेंडर कभी स्वीकार नहीं किया। ये वो दौर था कि जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि भले ही मेरे शरीर पर कितनी ही लाठियों की चोट पड़ जाए, पर एक वक्त वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये वो दौर था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे वो सेनानी थे जिनका यह कहना था कि अगर देश में स्वतंत्रता को जगाना है तो हमें मरना ही होगा, और जिन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वो दौर था जब रंग दे बसंती चोला गाते गाते राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अपने साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी बलिदान से साबित कर गए, हम आज़ाद ही है, आज़ाद ही रहेंगे और आज़ाद ही मरेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों की बंदूक का अपनी तलवार के साथ बखूबी से सामना किया और लड़ते लड़ते अपनी शहादत को स्वीकार किया, ना कि गुलामी को। बिना हिंसा के भी लड़ाई की जा सकती है, ये हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है। उन गांधी जी ने यह भी सिखाया है कि या तो करो या फिर मरो, या तो आज है या फिर कभी नहीं। भगत सिंह जी ने भी कहा है कि लड़ाई बंदूक की गोलियों के दम पे नहीं, बल्कि अपने अंदर के साहस की बुनियाद पर जीती जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया है कि अगर हमें अपने राष्ट्र को जिंदा रखना है ना, तो हमारे मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए, और वो है बलिदान की। अफाकुल्ला खान ने क्या खूब कहा है, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जान हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है।